रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कहते हैं अंत भला तो सब भला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के लोकतंत्र के महापर्व में 18वीं लोकसभा चुनाव के 6 चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं और आज 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी है। आपको बता दें कि 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और आज 904 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। और अभी भी कुछ समय बचा हुआ है। अगर आपने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है तो जाइए और अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, क्योंकि धूप छांव तो चलती रहेगी, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व जो 5 सालों में एक बार आता है, उसके लिए अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुनने के लिए बटन दबाकर आइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनादेश की इस महा कवरेज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और अब इसके बाद नजरें होंगी एग्जिट पोल पर और उसके बाद 4 जून को आएंगे नतीजे। आज के इस जनादेश में हम बात करेंगे 7वें और अंतिम चरण की। बताएंगे आपको कि कौन कौन से राज्यों की लोकसभा सीटों पर आज हो रहा है मतदान। अगर दोपहर 3 बजे की बात की जाए तो 50% मतदान पूरा हो चुका है और झारखंड सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा बात होगी हॉट सीट की। आपको बताएंगे कि कौन कौन से दिग्गज नेता हैं जिनकी आज किस्मत ईवीएम में कैद हो जाने वाली है, जिनका आज इम्तिहान चल रहा है। उसके अलावा नतीजे बताएंगे आपको 2019 के, जिन 57 सीटों पर कौन कौन सी पार्टियों को कितनी कितनी परसेंट सीटें मिली थी। साथ ही साथ बात होगी वोटिंग परसेंटेज की। शुरुआत करते हैं जनादेश की और सबसे पहले नजर डालते हैं उन आंकड़ों पर, उन महत्वपूर्ण आंकड़ों पर जो 7वें और अंतिम चरण के लिए जरूरी हैं। आपको बता दें कि आज 7वें चरण के लिए आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 57 लोकसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की आज 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। ये 13 सीटें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये पूर्वांचल से जुड़ी सीटें भी कुछ इसमें हैं और वाराणसी सीट जिस पर सबकी नजर इस समय टिकी हुई है। इसके अलावा बात करें आज, इसके अलावा आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटें तो हैं ही हैं। उसके अलावा पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर आज हो रहा है मतदान। कई दिग्गज नेता इसमें भी हैं, कई हॉट सीट है जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। इसके अलावा आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब की तो 13 सीटों पर मतदान हो ही रहा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि सुबह से ही कई घटनाएं भी ऐसी सामने आ रही हैं जिस पर हमारी नजर बनी हुई है। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से पहले ही वीवीपैट मशीन जो है उसको फेंक दिया गया कई जगहों पर और हिंसा वहां पर अभी भी जारी है। आइए अब अगली सीट की बात करें जो 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों में आती है। वो है बिहार की 8 लोकसभा सीटें जिन पर आज मतदान हो रहा है और कई राजनीतिक पार्टियां हैं जो हैं, इन्होंने इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा है। आइए अगर अगली सीट की बात करें तो अगली सीट कह रही है ये कि उड़ीसा की जो है वो 6 सीट है। आपको बता दें कि उड़ीसा में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, उस पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। तो उड़ीसा की कौन कौन सी 6 सीटें हैं इसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है हिमाचल प्रदेश की सभी 4 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ उपचुनाव भी किए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। अगली सीट की बात करें, जो अगली सीट है 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों की बात आज हम कर रहे हैं, उनमें झारखंड की 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। यहाँ पर भी राजनीतिक पार्टियों ने जी तोड़ कोशिश की है और सभी ने रैलियों करके जनता को लुभाने की कोशिश की है, अपील करने की कोशिश करी है, अपनी तरफ वोट हासिल करने की कोशिश करी है। और चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट पर भी आज मतदान हो रहा है। 7वें और अंतिम चरण का ये मतदान है। 904 उम्मीदवार इस 7वें और अंतिम चरण में है। आज 1 जून है और इसके बाद मतदान की जो प्रक्रिया है वो थम जाएगी और उसके बाद नजरें होंगी 4 जून पर। आपको बता दें कि जो 904 उम्मीदवार
इस समय 7वें और अंतिम चरण में है। उसमें भाजपा के 51 उम्मीदवार आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए, इस प्लेट के जरिए। वहीं अगर इंडी गठबंधन की बात की जाए तो 31 उम्मीदवार इनके हैं। वहीं बसपा की बात की जाए तो 56 उम्मीदवार इस समय चुनावी मैदान में हैं। और अगर अन्य पार्टी की बात की जाए तो 766 उम्मीदवार जो हैं वो अन्य पार्टी या फिर निर्दलीय उम्मीदवार इस समय चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की 2019 के नतीजों पर नजर डालें, आप 2024 का चुनाव है, 5 साल पहले आपको लेके चलते हैं, तो एनडीए गठबंधन में 31 सीटें इन 57 सीटों में आई थी। वहीं INDII गठबंधन की बात करें तो इनको 18 सीटें आई थी। वहीं अगर अन्य दल की बात करें तो इनको आई थी 57 में से 18 सीटें। तो 57 में से एनडीए को मिली थी सबसे ज्यादा सीटें। अगर अगले आंकड़े की तरफ चलते हैं और आपको बात करते हैं अगर हॉट सीट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की, और आइए अब इस सीधा रुख करते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस समय प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीजों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए। और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। एक चीज पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे, और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है, और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इंफॉर्मेशन दिया है, ये इंफॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है, और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले महीने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट होने तक कोई
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस समय मीडिया को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में इंडी गठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अटकलें लग रही थी कि कांग्रेस एग्जिट पोल में भाग नहीं लेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया कि कांग्रेस या इंडी गठबंधन के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो एग्जिट पोल में भाग लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जनता का सर्वे ये कह रहा है कि INDI गठबंधन 295 सीटें जीत हासिल करेगा। वहीं भाजपा की बात करें तो वो 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। आइए जनादेश के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी ऐसी हॉट सीट है जिसमें 7वें और अंतिम चरण का मतदान इस समय जारी है। और आपको बता दें कि सबसे बड़ी हॉट सीट जो 7वें और अंतिम चरण की है वो है वाराणसी की सीट, उत्तर प्रदेश की वाराणसी की सीट, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। और आपको बता दें कि 2014 में वे 4.25 लाख वोटों से जीते थे और 2019 में वे 5.25 लाख वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार 2024 के चुनाव में देखेंगे कि स्थिति और कितनी बदलती है। अगर बात करें बिहार की पाटलिपुत्र सीट की तो ये भी एक बड़ी चर्चित सीट बनी हुई है। इस पे रामकृपाल यादव जो है वो भाजपा के प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ एक बड़े नेता हैं, भाजपा के साथ लंबे दौर से जुड़े रहे हैं। वहीं बिहार के आरा से केंद्रीय मंत्री RK सिंह जो हैं वो भी इस समय एनडीए के प्रत्याशी हैं और साथ ही साथ भाजपा को इन पर भी उम्मीद है कि अगर वो भी इस बार क्या हैट्रिक लगा पाएंगे कि नहीं। वहीं बिहार की काराकाट सीट की बात की जाए तो इस बार भाजपा और गठबंधन ने मिलकर जो विश्वास जताया है उपेंद्र कुशवाहा पे। देखना होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा इस बार जीत हासिल करते हैं कि नहीं। साथ ही साथ हम आपको तमाम सीटों के बारे में बता रहे हैं। अगर बिहार के पटना साहिब की बात करें तो रविशंकर प्रसाद हैं। और आइए अब रुक करते हैं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इस समय प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, सीधा रुक कर लेते हैं। इसको पूरा करने में हमारे लाखों चुनाव आयोग के कार्यकर्ता और साथ में सुरक्षा कर्मचारी, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया है। और मैं इस घड़ी में, इस समय जब लोकतंत्र का पर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव संपन्न हुआ है, तो मैं अपने मतदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतनी भीषण गर्मी में 7 फेज में अपने पूरे ताकत के साथ मतदान किया और इस पर्व को सफल बनाया है। तो ऐसे मेरे मतदाता भाई, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं और उन्होंने इस लोकतंत्र को सफल बनाने में अपना योगदान किया है। मैं विशेष करके अपने युवा साथी नव मतदाताओं को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पहली बार अपने मत का प्रयोग किया और प्रजातंत्र के इस उत्सव में भागीदारी उनकी रही। उनको भी मैं विशेष करके धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। और मैं अपने करोड़ों कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मोदी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिन रात एक करके हमारे मतदाताओं को जागृत किया, हमारे मतदाताओं तक पहुंचे, घर घर संपर्क किया और इतनी भीषण गर्मी में उनको मतदान के लिए प्रेरित किया और इस उत्सव को मनाने में उनका जो सकल योगदान रहा और जो सकल भागीदारी रही, उसके लिए मैं करोड़ों कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत साधुवाद भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, जो पिछले 4 महीने से अथक प्रयास कर रहे थे और आज वो घड़ी आई है जब वो सारा पूरा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में सारा चुनाव लड़ा गया और जिन्होंने हर परिस्थिति में देश की जनता को जागरूक रखने में और जागरूकता के दृष्टि से आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिनकी कड़ी मेहनत और इस प्रजातंत्र के उत्सव को अंजाम तक ले जाने में उन्होंने जो अपना नेतृत्व और उनकी नेतृत्व क्षमता जो
हम सबको देखने को मिली है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लगभग 206 चुनावी रैलीज प्रधानमंत्री जी ने की, लगभग कोई 23 रोड शो किए और लगभग 82 इंटरव्यूज उन्होंने दिए। यानी देश की जनता को तक पहुंचने में प्रधानमंत्री जी ने अथक प्रयास किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के बाद प्रेस को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं को उन्होंने धन्यवाद किया जिन्होंने भीषण गर्मी में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। साथ ही साथ उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद किया जिन्होंने 4 महीने के अथक प्रयास के बाद इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका निभाई। साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी कार्यक्षमता के लिए भी उनको साधुवाद दिया। आइए जनादेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी हॉट सीट है जिन पर 7वें और अंतिम चरण में मतदान हो रहा है। आपको हम बता रहे थे कि बिहार में कौन कौन सी ऐसी हॉट सीट है जिन पर आज मतदान हो रहा है, और आपको बता दें कि बिहार की एक और ऐसी सीट है, वो है पटना साहिब, जिस पर रविशंकर प्रसाद को एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। रविशंकर प्रसाद पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री रह चुके हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो चंदौली भी एक ऐसी चर्चित सीट रही है जहां डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे को एक बार फिर चुनावी मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे में भी विश्वास जताया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश की बलिया सीट की बात की जाए तो नीरज शेखर जो है इस समय चुनावी मैदान में है। और अगर और भाजपा प्रत्याशियों की बात की जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर से अपना दल की नेता, जिनका गठबंधन है एनडीए के साथ, अनुप्रिया पटेल पर विश्वास जताया गया। अनुप्रिया पटेल पिछले 2 बार के चुनाव को जीत चुकी हैं और तीसरी बार हैट्रिक लगाने के प्रयास से आगे बढ़ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट की बात की जाए तो रवि किशन एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं और रविशंकर ने ये विश्वास जताया है कि वो इस बार भी जीतकर संसद पहुंचेंगे। अगर अगली सीट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की गाजीपुर की सीट है जहां अफजल अंसारी जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाजपा से कंगना रनौत अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत इस बार मंडी से भाजपा प्रत्याशी हैं और भाजपा ने इन पर विश्वास जताया है कि इस बार वो मंडी से जीत कर आएंगे। अगर अगली सीट की बात की जाए, अगर बताया जाए कि किन 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर इस बार कड़ा मुकाबला है, तो बिहार की पाटलिपुत्र सीट की बात की जाए तो भाजपा से है रामकृपाल यादव। वहीं लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती इस बार कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या जीत का स्वाद इस बार मीसा भारती को मिल सकता है कि नहीं, क्योंकि 2 बार से वो लगातार जो है हारती हुई आ रही हैं। आइए अगला जो सीट की बात करते हैं जिस पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है वो है बिहार की काराकाट सीट। यहाँ उपेंद्र कुशवाहा वर्सेस पवन सिंह है। आपको बता दें कि भोजपुरी सिंगर हैं पवन सिंह, साथ ही साथ निर्दलीय उम्मीदवार हैं इस बार और उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट की बात हम आपको कर रहे थे जहां अभिनेत्री से राजनेता बनी है कंगना रनौत और इस समय वो भाजपा प्रत्याशी हैं। वहीं उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के बेटे विक्रमादित्य सिंह और जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं इस समय। आइए अब आपको लिए चलते हैं पंजाब की बठिंडा सीट से हरसिमरत कौर बादल हैं, शिरोमणि अकाली दल से प्रत्याशी हैं और प्रकाश सिंह बादल की अनुपस्थिति के बाद शिरोमणि अकाली दल का ये पहला लोकसभा चुनाव है और इनको कड़ी टक्कर दे रही हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब की लुधियाना सीट की तो पंजाब की लुधियाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं अमरिंदर सिंह राजा वर्सेस भाजपा के हैं रवनीत सिंह बिट्टू। और अगली सीट की बात करें तो अगली सीट भी पंजाब के अमृतसर से है जहां भाजपा से प्रत्याशी हैं तरनजीत सिंह संधू और उसके बाद है कुलदीप सिंह। तो ये थी हॉट सीट और वो वाले उम्मीदवार जहां से जो 2 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर इस बारी 7वें और अंतिम चरण में लगातार हम देख रहे हैं कि कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अपने संवाददाताओं से लेंगे तमाम अपडेट, साथ ही साथ एक विशेष अतिथि भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आप जुड़े रहिए लगातार जनादेश के साथ। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश और हम आपको लगातार इस महा कवरेज से करा रहे हैं, जहां हम आपको बता रहे हैं कि 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम चरण का मतदान जारी है। आज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ था, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इस चरण में बिहार, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जा रहे हैं। लगातार तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में किस तरीके से वोटरों में जोश देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर वोटिंग जारी है। मतदान के प्रति लोगों का जोश और उत्साह देखते ही बनता है। लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए सुबह से ही कतार में खड़े दिखाई दिए। कई मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार भी देखने को मिली। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। कई मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की कतार नजर आ रही है। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की है। देश भर में 1.09 लाख मतदान केंद्र पर करीब 10.9 लाख मतदान अधिकारी लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में शामिल हैं। दोपहर 3 बजे तक लगभग 50% मतदान हो चुका है। राज्यवार बात करें तो उत्तर प्रदेश में 46.83%, बिहार में 42.95%, पंजाब में 46.38%, चंडीगढ़ में 52.61%, झारखंड में सबसे अधिक 60.14%, उड़ीसा में 49.77%, पश्चिम बंगाल में 58.46% और हिमाचल प्रदेश में 58.41% मतदान हुआ है। तो दोपहर 3 बजे तक लगभग 50% मतदान हो चुका है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की तो 46.83% मतदान हुआ है। वहीं बिहार में 42.95% मतदान हुआ है। झारखंड सबसे आगे रहा है, झारखंड में 60% मतदान हो चुका है। पंजाब में 46.38% मतदान दर्ज किया गया है। ये दोपहर 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत है। चंडीगढ़ में 52.61% मतदान हुआ है। वहीं उड़ीसा की बात करें तो यहाँ 49.77% मतदान दर्ज किया गया है। दोपहर 3 बजे तक का ये अनुमान है। वहीं अगली खबर की ओर रुख करते हैं। 7वें और अंतिम चरण में बिहार की 8 सीटों पर मतदान जारी है। बिहार के हाई प्रोफाइल सीट पाटलिपुत्र में भी सवेरे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने पाटलिपुत्र के मतदान केंद्र पर जाकर मतदाताओं से खास बातचीत की है। यहाँ पर रामकृपाल यादव जो मौजूदा सांसद हैं वो चुनाव फिर लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बम्पर वोटिंग हो रही है और बम्पर वोटिंग इन मायनों में भी अलग है
कि महिलाओं की संख्या आप देख सकते हैं कि महिलाएं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रही हैं वोट के लिए। अब पुरुषों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन अगर आप पूरे चरण की बात करें, 6 चरण की जो वोटिंग हुई है उसमें महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ दिया, यानी पुरुषों से अधिक मतदान महिलाओं ने किया है। हम महिलाओं से ही जानना चाहेंगे पाटलिपुत्र की लोकसभा सीट से। मैम, ये आप बताइए कि कोई भी जीते कोई भी हारे, महिला की जो समस्या है वो कितनी प्रमुख है यहाँ पर? महिलाएं यही चाहते हैं कि कोई भी जीते, आगे चल के सब अच्छा हो, गरीबी दूर हो, हर घर में पानी आए, सब अच्छा हो। बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए कि राज बढ़िया से चले, और यही हम लोग सोचते हैं कि गरीब का जिंदगी बचे, यही हम लोग चाहते हैं। कुछ आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए, बच्चा लोग पढ़े बढ़िया से, लिखे, सब चीज़ के व्यवस्था बने। हमारे लिए सबसे बड़ी व्यवस्था है कि कम से कम महिलाएं रात में शाम में घर से सुरक्षित बाहर निकल सकें और बेरोजगारी की समस्या दूर हो, ये हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 बूथ है और 4 बूथ में आप देख सकते हैं हर एक बूथ पर बम्पर वोटिंग हो रही है। कैमरामैन ललित के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, पाटलिपुत्र। तो इस महा कवरेज में हमारे संवाददाता भी लगातार हम तक पल पल की खबरें हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं कुमार आलोक पाटलिपुत्र से, सुमेश पटेल जाजपुर से, वहीं उर्मिलेश भट्ट शिमला से। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी कुमार आलोक, आप पाटलिपुत्र में हैं, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे कि वोटरों में ज़बरदस्त जोश देखने को मिल रहा था। अगर इस बार के चुनावी समीकरण की बात की जाए कुमार आलोक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती इस बार किस्मत आजमाती नजर आ रही हैं। क्या जनता जनार्दन इस बार ये तय कर चुकी है कि किसको वोट देंगे, और इस बार वोटरों का जोश किस तरीके से देखने को मिला है? देखिए, एक तो यहाँ पर भीषण गर्मी है, इतनी गर्मी है कि लोग अपने घरों से निकलने में, खासकर दोपहर की अगर हम बात करें तो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक एकदम मतदाताओं का आना यहाँ पर एकदम आप कहें कि बहुत सिफर था। लेकिन सवेरे की अगर हम बात करेंगे 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक यहाँ पर मतदाता जो काफ़ी ज़बरदस्त रूप से अपना मतदान यहाँ पर उन्होंने किया। और अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर मतदान अभी ख़त्म होने वाला है 6 बजे, लेकिन आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की भीड़ के साथ साथ लोग यहाँ पर उपस्थित है। और यहाँ पर पाटलिपुत्र में रिकॉर्ड मतदान हुआ है 45%। अगर पाटलिपुत्र की हम बात करें 3 बजे तक 45% यहाँ पर मतदान हुआ है। और अगर जो अंतिम आंकड़े आएंगे तो हो सकता है कि ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान यहाँ पर हुआ है। और ये रिकॉर्ड तोड़ मतदान किसके पक्ष में हुआ है या किसके विपक्ष में हुआ है वो तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एग्रेसिव लोग हैं, यहाँ पर जनता है, जनता जनार्दन है। वो आप बताएं कि आपने वोट दिया अपना, आप क्या चाहते हैं, कोई भी प्रत्याशी जीते आपके लिए क्या करे? हम पाटलिपुत्रा की जनता है, हमारे पीछे बहुत से जनता है और हम लोग चाहते हैं कि जो भी प्रत्याशी जीते वो हमारे लिए काम करे और गैस है जो महंगा हुआ है उसको सस्ता करे। और उसके बाद जो भी आज तक जीता है वो कुछ नहीं किया है जनता के लिए, युवक के लिए। यही हम चाहते हैं कि आगे विकसित हो। आप चाहते हैं युवाओं के लिए सरकार क्या करे, किसी की भी सरकार बने, यूथ के लिए क्या करे? वो युवा के लिए विकास, बेरोजगारी और महंगाई सबसे बड़ी समस्या है। पाटलिपुत्रा की जनता अब इतना रिकॉर्ड मत वोट दिया है परसेंटेज से, तो हमें लगता है कि इस बार कुछ नया होने वाला है। पाटलिपुत्रा की धरती से एक नया संदेश जाने वाला है कि जिस काम के लिए नेता चुने वही काम हो। अलग मुद्दा से भटक कर कोई नेता एक बार आ गया तो फिर वो दूसरी बार नहीं आएगा। हाँ, नहीं, जो भी है यहाँ पर एक जो यहाँ के सांसद रामकृपाल यादव हैं और उनकी जो कनेक्टिविटी रही है उस पर नो डाउट वो जनता से जुड़े रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा जो है, खासकर अगर बेरोजगारी का मुद्दा कहें या एक एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा कहें, इसके बावजूद दोनों प्रत्याशी मीसा भारती हो चाहे रामकृपाल यादव हो कड़ी टक्कर में हैं। अगर हम 8 सीट की बात करें तो बगल का जहानाबाद सीट है, वहां पर भी लड़ाई तगड़ा है। वहां पर रामकृपाल यादव और मीसा भारती के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ सुमेश का भी रुख कर लेते हैं, जाजपुर से हैं हमारे साथ। सुमेश, ओडिशा की 21 लोकसभा सीटें जिसमें जाजपुर भी एक है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ये सीट है। अगर यहाँ के चुनावी समीकरण की बात की जाए और साथ ही साथ मतदान प्रक्रिया भी वहाँ खत्म होने वाली होगी, तो क्या वहाँ का मतदान प्रतिशत अभी तक रहा है?
जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूँगा, लोकसभा की 21 सीटों पर आज जो मतदान की प्रक्रिया थी सुबह 7 बजे से लेकर शुरू हो गई थी और यहाँ पर जो अब तक का जो वोट प्रतिशत है 49.77% है। सुबह 7 बजे से लोग अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे। युवा, बुजुर्ग, बड़ी संख्या में लोग यहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे। दोपहर 12 बजे यहां पर भी सबसे ज़्यादा यहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे थे। कुछ मतदान केंद्रों में जो पहली बार जिन्होंने मतदान किया था, फर्स्ट वोटर, जो वहां पर मतदान कर्मियों के द्वारा गुलाब का फूल दिया गया और जो मतदाता थे उन्होंने साफ तौर पे लोगों से अपील की कि आप अपने घर से निकलें और मतदान करें। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर करप्शन, भ्रष्टाचार का इस इलाके में आरोप लगाया है। पिछले 24 सालों से यहाँ पर पटनायक की सरकार है। इलाके में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है, सड़क का मुद्दा सबसे बड़ा है, चिकित्सक का मुद्दा सबसे बड़ा है। आज भी लोगों को इलाज करवाने के लिए घंटों अस्पतालों में लाइन लगाना पड़ता है। डॉक्टरों के लिए इंतजाम करना, डॉक्टरों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं तो जिस तरह से यहाँ पर जो समस्या है, तो पिछले कई दिनों से यहाँ पर लोग इस सारी बातों को बता रहे थे। दूसरी तरफ जिस तरह से इस इलाके में भ्रष्टाचार की बात स्थानीय लोग कह रहे हैं, तो उसी तरफ जो पटनायक सरकार के करीबी हैं, बीवी पटनायक सरकार बीपी पांड्या, उन्होंने साफ तौर पे मीडिया को बताया कि इस लोकसभा सीटों पर हम 15 सीट जीत रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम इस लोकसभा सीट पर 16 सीट जीत हासिल करेंगे। 2019 में जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव हुआ था, तो 2019 के चुनाव में यहाँ पर बीजेडी को 12 सीट मिले थे, बीजेपी को 8 सीट मिले थे और कांग्रेस को 1 सीट मिले थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेडी और बीजेपी की लड़ाई है। तो जनता अपना जनादेश किसे देगी, तो 4 जून के गणना के बाद ही पता चल पाएगा। तो कहीं ना कहीं आज मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग अपने घरों से निकलकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। और स्थानीय लोगों ने साफ तौर पे एक बात और कहा है कि हमने तो मतदान कर दिया है, लेकिन देश में विकास को लेकर हमने मतदान किया है। आज जिस तरह से जो तमाम दिक्कतें थी, आज भी तो विकास का प्रण चुनाव का रण जो है इस समय अंतिम चरण पर आ पहुंचा है सोमेश। और जिस तरीके से आपने कहा कि जनता जनार्दन तय करेगी और इसका नतीजा 4 जून को सभी के सामने होगा। उर्मिलेश भट्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। उर्मिलेश, आप जहां हैं उसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है और इस बार भाजपा से उम्मीदवार सुरेश कश्यप को कड़ा मुकाबला दे रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी। इस समय किस तरीके के समीकरण हैं और शिमला में कितनी वोटिंग हो चुकी है अभी तक? जी भावना, बात अगर हिमाचल की करें तो हिमाचल में अभी तक जो निर्वाचन आयोग ने हमें बताया है 58% के आसपास यहाँ पर मतदान हो चुका है। और निश्चित तौर से यहाँ पर जो 4 लोकसभा सीट हैं, उन 4 लोकसभा सीट पर जो है सभी की नज़र है। लेकिन सबसे पहले हम हिमाचल की जनता से अनुरोध करना चाहेंगे कि बस अब कुछ ही जो है मिनट बचे हुए हैं। जिन लोगों ने अभी तक मतदान नहीं किया है वो जल्दी आएँ, मतदान करें और अपना मताधिकार का प्रयोग करके बेहतर लोकतंत्र बनाएं। तो हमारे साथ कुछ मतदाता यहाँ पर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे सबसे पहले बात ये है भावना कि हिमाचल की जो 4 लोकसभा सीट है उसमें से मंडी पर जो है सबकी नज़र है। दूसरी तरफ जो है सूचना प्रसारण मंत्री जो है अनुराग ठाकुर जो है उनकी सीट पर भी सबकी नज़र बनी हुई है। खासकर अगर मंडी की बात करें तो मंडी में जैसे कि आपने भी बताया कि यहाँ पर जो है कंगना रनौत के सामने जो है जो हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं विक्रमादित्य, वो जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में खड़े हैं। दूसरी तरफ जो है कह सकते हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जो है चुनावी मैदान में है। अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो ये जो है 4 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। हालांकि 1 सीट जो है उपचुनाव के बाद जो है कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन इस बार जो है इन तमाम सीटों पर एक कड़ी चुनौती मिल रही है। एक दूसरे को जो है कहीं ना कहीं 37 जो उम्मीदवार हैं उनके जो भविष्य का फैसला है वो अभी कुछ समय बाद अब ईवीएम में बंद हो जाएगा और जिसका फैसला 4 तारीख को आएगा। हमारे साथ कुछ मतदाता यहाँ पर खड़े हैं जिन्होंने अभी मतदान किया, काफ़ी देर से जो है इंतजार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से आपने मतदान किया आज? हाँ जी। तो क्या सोच, जब आप मतदान देने जा रहे थे, क्या सोच के मतदान किया? क्या आपके मुद्दे थे? देश के हित के लिए, विकास के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो ये आपके मुख्य मुद्दे थे। आपने भी जो है वोट दिया है। आपके क्या सोच के वोट दिया है? हमने देश हित के लिए वोट दिया है और जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है उनको वोट दिया है। अपने मतदान का हमने सही उपयोग किया है और महिला सुरक्षा के लिए भी हमने वोट किया है।
हिमाचल के विकास के लिए वोट किया है। तो भावना, जैसे कि दोनों जो है मतदाता हैं बहुत देर से भी इंतजार कर रहे थे, इन्होंने जो अपना मताधिकार का प्रयोग किया कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए, मजबूत लोकतंत्र के लिए और एक स्थिर सरकार और हिमाचल के विकास के लिए उन्होंने अपना मतदान किया है। तो निश्चित तौर से भावना ये कह सकते हैं कि आज अब बस कुछ ही मिनट बचे हुए हैं जब तमाम जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 तारीख को हमको, आपको और तमाम जो जनता जनार्दन है अपना फैसला जनता जनार्दन सुनाएगी। 4 तारीख को पता चलेगा। जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पे हमारे एक खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधीर जी, आपका भी स्वागत है। अब अंतिम चरण और 7वां चरण बस संपन्न ही होने वाला है। चुनाव प्रक्रिया कहें 6 चरण अपने आप में सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को संपन्न कराया है। अब जब हम 7 चरणों के चुनाव को देखते हैं और मतदान प्रतिशत को देखते हैं सुधीर जी, तो क्या आकलन लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके बाद सबकी नज़रें एग्जिट पोल और फिर नतीजों पर होगी? देखिए, एग्जिट पोल तो 6 बजे तक मतदान है, उसके बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन इस जो अभी का फेज चल रहा है, 7वां जो अंतिम फेज भी है, मुझे लगता है कि कुछ आशा से अधिक मतदान होगा, चूँकि 50% मतदान 3 बजे तक ही हो चुका है और जब डेटा 5 बजे तक आएगा तो 60 छू जाना चाहिए और जो अंतिम घंटा है 5 से 6 उसमें वो 60 से भी ऊपर जाएगा। तो 2019 के डेटा से थोड़ा ऊपर या उसके पास जाके रुकेगा। तो ये जो चल रहा था कि मतदाता बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे हैं, उनमें उत्साह नहीं है, तो वो बात जो है कमी कहीं न कहीं थमेगी। और दूसरी बात प्रमुख तौर पर यह है कि ये लोकसभा का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है। सांसद जो भी हो, जिस भी पार्टी से खड़े हों, लेकिन लोगों के मन में ये होता है कि देश प्रशासन किस पार्टी का होना चाहिए, पार्टियों की क्या नीति है, देश को कैसे मजबूत करेगा, आगे 10 साल 20 साल का उनका ब्लूप्रिंट क्या है। इन तमाम मुद्दों पर जनता मंथन करती है और बड़े ही गहराई से सोचती है और उस गहराई से सोचने के बाद मत देती है। तो ये मत जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि देश में जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, आप देखिए कि अभी डेटा आया है वर्ल्ड बैंक का, 8.3% के रेट से पीछे वाले फिनेंशियल ईयर में जो मार्च में खत्म हुआ, भारत का विकास हुआ और आगे भी भविष्यवाणी अच्छी हुई है। तो जनता चाहेगी कि विकास की गति हो। निश्चित तौर पर बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और छोटे छोटे बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन विदेश नीति के मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। पिछले 10 साल में मोदी जी की शासन में एक भी बम धमाके नहीं हुए, आतंकी हमले नहीं हुए। तो ये भी जनता जानती है कि भाई देश सुरक्षित रहेगा तभी विकास होगा। तो ये तमाम मुद्दे मुझे लगता है जनता के मन में जब वो वोट कर रहे हैं तो उनके मन में प्रमुखता से हुए हैं। अब महिलाओं का प्रतिशत आप देखेंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है, खास करके हिंदी पट्टी के क्षेत्र में, हिमाचल में भी देखेंगे या उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे। तो मुझे लगता है महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीज़ महिलाओं के दिमाग में ज़्यादा होता है और वो उनको अधिक वोट देने को प्रेरित करती है। और इस चुनाव का एक और अच्छा पक्ष है कि कश्मीर में पिछले 30-35 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि कश्मीर में जो स्थितियां थी उसमें 25% 30% पर वोट होता था, अब 60% पर कश्मीर में वोट पहुंच गया। तो ये लोकतंत्र की जीत है और लोकतंत्र के माध्यम से कश्मीर की जनता अपने यहाँ सुशासन लाना चाहती है और ये देश के प्रजातंत्र के लिए बहुत ही और देश के एकता के लिए बहुत ही अच्छा एक संकेत है जिसका हमको स्वागत करना चाहिए। जी सुधीर जी, तो विकास के नाम पर जो है इस बार लोकसभा का चुनाव जो है वो लड़ा गया है। अश्वनी मिश्र भी हमारे साथ मिर्ज़ापुर से जुड़ चुके हैं। अश्वनी, यहाँ हम मिर्ज़ापुर का मिजाज जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ जानना चाहेंगे कि माँ विंध्यवासिनी ने किस पर इस बार जो है कृपा बरसाएगी, क्योंकि भाजपा ने एक बार फिर अपना दल के साथ अनुप्रिया पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है। और सुबह हम अनुप्रिया पटेल का इंटरव्यू भी सुन रहे थे जिसमें वो कह रही थी कि मैंने इतने काम किए हैं कि गिनवाते गिनवाते मैं थक जाऊंगी। निश्चित तौर से भावना अगर देखें तो माँ विंध्यवासिनी का यह धाम शक्तिपीठों में से एक है और पूर्वांचल समेत पूरे देश के लिए बेहद आस्था का केंद्र है। राजनीतिक तौर से ये बेहद सरगर्मी वाली सीट है। कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अनहोनी जैसी स्थिति भी हुई। जिस तरीके से सुरक्षा कर्मियों में होमगार्डों की स्थिति खराब हुई और 14 होमगार्डों को जान गंवाना पड़ा, उन सब परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए, राजनीतिक सरगर्मी को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए सुरक्षा के, निष्पक्ष भयमुक्त पारदर्शी चुनाव कराने के लिए। माँ विंध्यवासिनी की कृपा तो सब पर है, जनता की कृपा किस पर होगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। जैसा आपने कहा कि
अनुप्रिया पटेल की उपलब्धता इस संसदीय क्षेत्र में रही। वो तीसरी बार यहाँ से कोशिश कर रही है हैट्रिक लगाने की। पूर्वांचल की अगर बात करें, बिहार की अगर बात करें, बिहार से सटे हुए ये इलाके होते हैं, जातीय समीकरण यहाँ बेहद महत्वपूर्ण होता है। जातियों को देखकर यहाँ राजनीतिक दल गढ़े जाते हैं। यहाँ तक कि खुद अनुप्रिया पटेल का जो राजनीतिक दल है वो एक खास जातीय समुदाय का एक कॉन्ग्लोमरेशन है, उनका कहीं कॉम्बिनेशन है, जो कि अब राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हो चुका है। अनुप्रिया पटेल की भी परीक्षा होगी। साथ ही साथ क्षेत्रीय दल के रूप में जिस तरीके से राजभर ने अपनी एक जाति विशेष की पार्टी बनाई और उसका विस्तार करने का पूर्वांचल में कोशिश की, ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर, उनकी भी परीक्षा होगी, क्योंकि गाजीपुर, घोसी ये सब सीटें इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ परीक्षा होगी योगी आदित्यनाथ के भी, जो गृह जनपद है, एक तरीके से कहा जा सकता है गोरखपुर जो उनका कार्यक्षेत्र है, उससे सटी हुई सीटें हैं, महाराजगंज है, बांसगांव है, गोरखपुर है, इन सब सीटों पर होगी। निश्चित तौर से बहुत बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण ये चरण रहा, 7वां चरण। तकरीबन 54-55% के आसपास मतदान 2019 में हुआ था। 50% से ज़्यादा मतदान लगभग 3 बजे के बाद हो गया है। 5 बजे के आंकड़े अभी नहीं आए हैं, अंतिम आंकड़े रात 11 बजे तक आएंगे। तो ये मान के चलेंगे कि पिछली बार के जो मतदान है उससे ज़्यादा उत्साह से, गर्मी होने के बावजूद भी, राजनीतिक सरगर्मी ने मौसम की गर्मी पर हावी होते हुए लोगों को मत केंद्रों तक आने के लिए प्रेरित किया है और ज़बरदस्त मतदान हुआ है। मिर्ज़ापुर की तासीर की जो आप बात कर रही, मिर्ज़ापुर ऐसी सीट है जहाँ से फूलन देवी भी चुनाव जीती हैं, जहाँ से ददुआ के भाई भी चुनाव जीते हैं, जहाँ से अनुप्रिया पटेल तीसरी बार यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। भाजपा ने यहाँ पर अपना जो गठबंधन कर रखा है वो अनुप्रिया पटेल का जो सोनेलाल गुट है उसके साथ है। अनुप्रिया पटेल का आपदा दल का जो कमेरावादी है उसने भी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतार रखा है। तो ऐसी स्थितियों में कहीं ना कहीं जातीय समीकरण में उलझी हुई ये सीट लगती है। क्या कुछ होगा जनता जनार्दन तय करेगी 4 जून को। क्या कुछ होगा ये जनता जनार्दन तय करेगी 4 जून को। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे अमृतपाल अनंतपुर साहिब से, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ का मिजाज क्या कह रहा है और वहाँ मतदान प्रतिशत कितना हुआ है। लेकिन अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप जुड़े रहिए जनादेश के साथ। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश और हम आपको लगातार महा कवरेज दिखा रहे हैं 7वें और अंतिम चरण से जुड़ी हुई। अब से कुछ वक्त ही बचा है जहां आप अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी भी अगर आपने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है तो जल्द अपने घर से बाहर निकलें और इस जिम्मेदारी को निभाएं, क्योंकि 5 वर्ष में ही ये लोकतंत्र का महापर्व आता है। तो अपने पसंदीदा प्रतिनिधि को चुने। हम आपको ब्रेक से पहले लगातार हमारे संवाददाता आपको पल पल की अपडेट दे रहे थे। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमृतपाल अनंतपुर साहिब से। अमृतपाल, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पंजाब की 13 की 13 लोकसभा सीटों पर इस बार मतदान हो रहा है। अगर अनंतपुर साहिब की बात की जाए तो 5 बजे यहाँ 55% वोट डाले जा चुके हैं। क्या अभी भी लोगों की कतार नजर आ रही है? मैं हट जाता हूं जी फ्रेम में से। आप देख लें कतार करीब 15 मिनट रह गए हैं चुनाव खत्म होने में, तो कतार अभी भी है। जैसे अश्विनी कह रहे थे कि मिर्ज़ापुर में जो मतदाता है वो बहुत उत्साहित है। यहाँ पे ये नहीं समझ आ रही कि सूर्य देवता ज़्यादा उत्साहित है कि मतदाता ज़्यादा उत्साहित है। दोनों ही काफ़ी उत्साह में हैं। गर्मी, भीषण गर्मी के बावजूद भी पोलिंग परसेंटेज पंजाब ट्रेडिशनली कम वोट करता है नेशनल एवरेज से। पिछली बार करीब 66% वोट हुआ था। मुझे नहीं लगता कि उतना वोट होगा, अगर हुआ भी तो उसके आसपास ही पहुंचेगा, सरपास नहीं करेगा। पर पंजाब के हिसाब से वोटिंग की पेस की रफ्तार ठीक है। साथ ही साथ अमृतपाल, इस बार अगर आनंदपुर साहिब सीट की बात करें तो दिग्गजों को नए चेहरे इस बार चुनौती दे रहे हैं। हाँ जी, जो नए चेहरे हैं वो बेसिकली आम आदमी पार्टी जब पिछली बार 2000 मतलब असेंबली की बात करें 2022 में आई तो एक स्वीपिंग मैंडेट के साथ आई। 117 सीटें हैं यहाँ असेंबली में।
2 साल हुए हैं इलेक्शन हुए असेंबली की, 92 सीटें जीत गए, 92 117 में से करीब 80% के पास आसपास सीटें जीत गए। वो एक बड़ा फैक्टर था। उससे पहले जब वो लोकसभा हुई थी 2019 की, 1 सीट आई थी भगवंत मान की, फिर वो रिजाइन किए, मुख्यमंत्री बने, फिर बाद में अभी 2023 में जलंधर में बाईपोल हुआ था तो उनके एमपी बन गए थे, पर वो बीजेपी ले गई उनको, तो वो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट हैं। आपके जो चेहरे हैं वो उन्होंने अपने मंत्री सिटिंग मिनिस्टर्स उतारे हैं, तभी आपको नए चेहरे लग रहे हैं। बीजेपी ने बोरो किए हैं उधर उधर से। रवनीत बिट्टू पहले कांग्रेस में थे, वो 10 साल लुधियाना के एमपी रहे, वो अब बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं। परनीत कौर एमपी थी कांग्रेस की, सिटिंग एमपी हैं, तो बीजेपी पे तो जो उनके पुराने चेहरे भी हैं वो दूसरी पार्टियों से आए हैं। बाकी उन्होंने कुछ नए अपने चेहरे उतारे हैं। वो एक पॉलिटिकल सिचुएशन पर एक कमेंट है। और दूसरा, कांग्रेस ने बिल पुराने और नए दोनों उतारे हैं, तो एक 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट है, इंटरेस्टिंग दिलचस्प कॉन्टेस्ट है। जी अमृतपाल, तो दिलचस्प मुकाबला आनंदपुर साहिब में भी हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ सुमेश पटेल का रुख करते हैं। सुमेश पटेल इस समय जाजपुर में हमारे साथ। सुमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि अब से कुछ ही वक्त बचा है जब आप मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर जाजपुर की बात की जाए, क्योंकि उड़ीसा में इस समय लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं, अगर जाजपुर की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, क्योंकि इस बार विकास का मुद्दा लगातार महत्वपूर्ण रहा है। अगर जाजपुर की बात की जाए तो जनता कौन कौन से मुद्दों पर वोट दे रही है? जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूँगा, यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, लोकसभा चुनाव का हो रहा है, जो पांड्या हैं यहाँ पर और बीजेपी से जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। ये असल में जो मुद्दा यहाँ पर है, जो स्थानीय लोगों की बात है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर करप्शन, भ्रष्टाचार का है, विकास का मुद्दा है। स्थानीय लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि 24 साल से यहाँ पर पटनायक की सरकार है, इस इलाके में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आज भी अस्पताल जाने के लिए उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा है। तो तमाम ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिसे लेकर वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए आए थे। दूसरी तरफ स्थानीय लोगों ने साफ तौर पे एक बात और कही है कि हम जब अस्पताल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं आज जिस तरह से यहाँ पे दिक्कतों का उनको सामना करना पिछले कई सालों से, तो ये स्थानीय मुद्दे लगातार इनको झेलने पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरह से आम लोग यहाँ पर आज बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, दूसरी तरफ कुछ मतदान केंद्रों में। जी सुमेश, यहाँ हम सुधीर सिंह के पास भी आना चाहेंगे। सुधीर जी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप सबको इंतज़ार 4 जून का है, नतीजों का है, और इन नतीजों में चुनावी रण में किसकी जीत होती है ये तो 4 जून को पता चलेगा। देखिए, वो तो निश्चित तौर पर ईवीएम में कैद है। जनता ने क्या अपना एक मत दिया है और किसको दिया है, ये अनुमान लगाना कठिन है। लेकिन मुझे लगता है कि एनडीए को जो परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिस्थितियाँ दिख रही हैं, एनडीए को बढ़त है। आप पंजाब का देख लीजिए, अभी पंजाब से आपके संवाददाता बोल रहे थे कि भाई 13 सीट पर अच्छी वोटिंग हो रही है, लेकिन पंजाब में राजनीतिक तौर पर एक आमूलचूल परिवर्तन हुए। पंजाब में 2 ग्रुप लड़ता था, बीजेपी अकाली दल एक साथ, कांग्रेस दूसरे ग्रुप में। अभी आम आदमी पार्टी एक है, कांग्रेस एक है, बीजेपी लड़ रही है और अकाली दल। तो ये 4 कॉर्नर कंटेस्ट जो पंजाब में हो रहा है, तो इस 4 कॉर्नर कंटेस्ट पहली बार हो रहा है पंजाब के राजनीतिक इतिहास में, पिछले एटलीस्ट 20-25 साल में 4-5 लोकसभा चुनाव। तो मुझे लगता है पंजाब में बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम जो है वो आएगा। और ये महत्वपूर्ण है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस से अलायंस करती है 4-3 के रेशियो में, लेकिन पंजाब में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देती है। और अरविंद केजरीवाल पंजाब के चुनाव प्रचार में कहते हैं कि कांग्रेस के साथ जो उनका रिश्ता बना है ये अस्थायी नहीं है। कहने का मतलब कि अपॉर्चुनिस्टिक है। यहाँ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी कुछ देर पहले इंडी गठबंधन की बैठक में ये ऐलान कर दिया कि जनता के सर्वे के अनुसार इंडी गठबंधन को इस समय 295 सीट मिल रही है। देखिए, खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको तो निश्चित तौर पर बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बन रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस 328 सीट पे ही लड़ी है, तो कितनी जीतेगी। अब रही बात इंडी गठबंधन की, तो इंडी गठबंधन में भारी विभेद है। ममता बनर्जी इंडी गठबंधन के आज के बैठक में नहीं आई, उनका अलग अलग तरह का बयान है। तो तमाम विरोधाभास के बावजूद मुझे लगता है कि
एनडीए को बढ़त है, टक्कर अच्छी है, इंडी गठबंधन को भी सीटें बढ़त है। इस समय टक्कर अच्छी है। 4 जून को नतीजे हम सबके सामने होंगे। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी अपने संवाददाताओं से तमाम अपडेट लेंगे। आप जुड़े रहिए लगातार जनादेश के साथ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए? MDH। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team, and every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश और जनादेश में हम आपको लगातार 7वें और अंतिम चरण से तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ हम अश्विनी मिश्रा के पास जाना चाहेंगे जो मिर्जापुर में इस समय मौजूद हैं। अश्विनी मिश्रा, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि 6 बजने में आप बस कुछ ही मिनटों का वक्त है, आखिरकार 7 चरणों का चुनाव जो है वो संपन्न हुआ और उसी के साथ मिशन 80 भी उत्तर प्रदेश का संपन्न हुआ। अब सबकी नजरें 4 जून पर होंगी। जी, और सबसे अच्छी बात यह है भावना कि अभी भी इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। महज 6 मिनट बचे हुए हैं, तब भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है। ये बताता है कि कितने लोग जागरूक हैं, कितना लोगों को उत्साह है। 5 बजे तक के आधिकारिक आंकड़े आ गए हैं। 54% के आसपास मतदान इन 13 सीटों पर हुआ है। बलिया में 50.56, तकरीबन बांसगांव में 50%, चंदौली 58%, देवरिया 54% के आसपास, गोरखपुर 52% के आसपास, महाराजगंज 58% के आसपास, यहाँ मैं हूँ 55.83%, मिर्जापुर और वाराणसी 54.58%। तकरीबन देखें तो 55% के आसपास मतदान तो करीब हुआ है। 55% जो है मतदान हो चुका है। यहाँ हम अमृतपाल के पास भी जाना चाहेंगे। अमृतपाल आनंदपुर साहिब में। अमृतपाल, आखिर में संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि पंजाब का जो इस बार का चुनाव है, 2024 का चुनाव है, वो आगे भी याद रहेगा क्योंकि इस बार 4 कॉर्नर चुनाव खेला गया है। जी, और कुछ सीटों में 5 कॉर्नर भी है जहां सिमरनजीत मान अकाली दल अमृतसर के, उन्होंने यहाँ तो अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, खुद वो संगरूर से लड़ रहे हैं। अब बठिंडा में जैसे एक आदमी है लखा सिधाना, वो पंथिक वोट ग्रैब कर रहा है तो हरसिमरत बादल को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा रहा है। अमृतपाल सिंह जो NSA में बंद हैं डिब्रूगढ़ जेल में, वो खडूर साहिब में, नॉट अमृतसर, खडूर साहिब में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो जीते हैं नहीं जीते वो अलग बात है, पर एक ठीक ठाक वोट प्रतिशत अगर ले जाते हैं तो फिर ये एक बड़ा सवाल होगा जो पॉलिटिकल क्लास को और नेशनल सिक्योरिटी एपरेटस को सोचना होगा क्योंकि वो खुलकर खालिस्तानी प्रोटैगनिस्ट्स हैं। पर बहरहाल 4 कॉर्नर या कुछ सीटों पे 5 कॉर्नर बड़ा दिलचस्प और तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला इस बार रहा 7वें और अंतिम चरण का भी। और 7वें और अंतिम चरण में हमने देखा कि 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर 904 उम्मीदवार मैदान में थे और 6 बज चुके हैं। मतदान प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और 6 बजे अब सबकी नजरें होंगी एग्जिट पोल पर और उसके बाद 4 जून को नतीजे जो हैं वो सबके सामने होंगे। कुमार आलोक, अमृतपाल, सुमेश पटेल और साथ ही साथ अश्विनी मिश्र और सुधीर सिंह जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट के लिए। जनादेश में फिलहाल इतना ही। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा क्योंकि DD न्यूज ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
अंतिम पड़ाव में पहुंचा आम चुनाव। अब आई फैसले की बारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी। देखिए सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद नतीजे 4 जून को सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं